हेलो एवरीवन। हम आज पढ़ने वाले हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लास्ट वाला चैप्टर बोला जा सकता है 12th का। एंड ये इजी भी होता है। एवरी ईयर जेई मेंस एंड नीट में इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड सेकंड थिंग ये है कि काफी आसान है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स का मतलब क्या है कि पॉली यहाँ पे का मीनिंग होगा, पॉली का मीनिंग होता है यहाँ पे बहुत सारे, मेनी, एंड मर्ज का मीनिंग होता है यहाँ पे यूनिट्स एंड पार्ट। मतलब जब आपके पास में छोटी छोटी यूनिट्स बहुत बार रिपीट होती है और ये एडिशन करती है, तो एक टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में जो यूनिट्स ली गई हैं, ये यूनिट्स आपकी सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। उसके बिहाफ पे हम इसका क्लासिफाई भी करते हैं। आगे जब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट इसका क्लासिफिकेशन होगा। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिपीटेटेड इसलिए क्योंकि बार बार रिपीट होगी, रिपीटेटेड एडिशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स। अब ये जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो सेम या डिफरेंट हो सकती है। और जब आपके पास में मोनोमेरिक यूनिट्स मिलेगी, आपस में जुड़ेगी, तो ये क्या करेगी? एक लार्ज, बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी। तो जो कंपाउंड बनेगा उसका मास जो होगा वो काफी ज्यादा होगा, और वो मास हो सकता है आपका 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 AMU। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। यहाँ पे मेरे पास में जो पॉलीमर्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका एडिशन पॉलीमर। क्या हो सकता है आपका? एडिशन पॉलीमर। और एक होगा आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। मतलब दो टाइप से आपके पॉलीमर्स बन सकते हैं। एडिशन पॉलीमर को ही हम यहाँ पे चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं, और जो आपका कंडेंसेशन है उसे हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या डिफरेंस है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एडिशन वर्ड यूज किया गया है ना। तो एडिशन का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी आपका जब भी यूनिट्स ऐड होगी, और यूनिट्स के ऐड होने पर किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल या आपका अल्कोहल या फिर आप अमोनिया, मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि पाई बॉन्डेड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन। ये बहुत काम का पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि एडिशन पॉलीमर में किस टाइप के हाइड्रोकार्बन का पॉलीमराइजेशन होता है। तो आपको यहाँ पे आंसर है पाई बॉन्डेड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन अंडरगोज पॉलीमराइजेशन विद। अब यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, वो रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी हो सकती है, कैटायनिक भी हो सकती है, और एनायनिक भी हो सकती है। ठीक है ना। मैकेनिज्म आपकी तीनों टाइप की हो सकती है। तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यूनिट्स विदाउट to form polymeric units without any loss of smaller fragment like H2O, NH3, etc, जो कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर की बात की गई। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में यहाँ पे पहले तो कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो टू और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मोनोमेरिक यूनिट्स। ठीक है ना। ऐसे यूनिट्स, मोनोमेरिक यूनिट जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, और वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो टू और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मोनोमेरिक यूनिट का यहाँ पे कंडेंसेशन होगा। एंड ड्यूरिंग द कंडेंसेशन यहाँ पे आपके पास में कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट का लॉस होता है, जैसे H2O, OH, अमोनिया, etc, है ना, ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन। एंड मोनोमर विद द डिफरेंट, और यहाँ पे जो भी मोनोमर्स होंगे वो आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम लेते हैं NCH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इथिन लिया, इसका पॉलीमराइजेशन POLYM जहाँ पे भी लिखा है इसका मतलब समझ लेना पॉलीमराइजेशन लिखा है। जब एन यूनिट आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 की जुड़ेगी तो यहाँ पे आपके पास में पॉलीइथिलीन बनेगा। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल में ले सकती हूँ कि एसिड आया, एमीन्स आया, इन दोनों का आपस में क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास में फिनॉल, और जैसे मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि यहाँ से जब फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड का आपस में रिएक्शन होगा, मतलब पॉलीमराइजेशन होगा, तो पॉलीमर बनेगा, उसका नाम होगा आपका बेकेलाइट। कैसे बनेगा हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडिशन पॉलीमर की। ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर समझ में आया कि एडिशन पॉलीमर में क्या होना चाहिए? पाई बॉन्डेड आपके हाइड्रोकार्बन होंगे, वो पॉलीमराइजेशन में
पार्टिसिपेट करेंगे और ये कैटाइनिक, एनाइनिक एंड फ्री रेडिकल तीनों ही मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है। अब एडिशन में सबसे पहले जैसे कि आपके पास में एडिशन पॉलीमर आया तो मैं पहला डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में R2O2 लिया। अब देखिए यहाँ पे R यहाँ पे क्या है, आपका R यहाँ पे बेंजीन होगा, तो यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड मैंने लिया है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि R यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन होगा, तो बेंजोइल पर ऑक्साइड यहाँ पे यूज किया गया है। इसकी रिएक्शन जब हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथाइलिन के साथ में करते हैं तो पॉलीइथीन बनता है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले ये जो R2O2 है मतलब जो बेंजोइल पेरोक्साइड है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, राइट। ठीक है, जब हम हीट करेंगे तो हीट करने पर मेरे पास में यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, इसमें होमोलेटिकली फिजन होगा, तो इससे एक फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2 यूनिट ऑफ बेंजीन एंड C डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ पे आपके पास में बन जाता है। ये बना, जब ये बना तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो डॉट लगाया है ये आपका फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल इसके फेवर में जाएगा और यहाँ का जो बॉन्ड आपके पास में था ये इसके फेवर में गया, राइट, और ये CO2 के फॉर्म में बाहर निकल गया और ये जो आपका फ्री रेडिकल एक ये था ये आपका इस पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 यूनिट ऑफ CO2 बाहर निकल जाएगी एंड यहाँ पे बेंजीन के ऊपर आपका फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब ये जो बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल आया है ये फर्दर क्या करेगा, इसको मैं पीएच माइनस पीएच फ्री रेडिकल लिख रही हूँ। तो जब मेरे पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो इसके पास में क्या हुआ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड आया और एक इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड आया। तो ये मेरे पास में यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आया, इस फ्री रेडिकल को देख के पीएच का फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक करता है। तो आपके पास में क्या आता है, पीएच CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एंड CH2 फ्री रेडिकल बन गया। आया समझ में। फिर क्या होगा, 1 मोर यूनिट आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2 की आती है, अगेन वही होगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आएगा, इस फ्री रेडिकल पे CH2 फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपके पास में जाएगा PH CH2 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 फ्री रेडिकल। उसके बाद में यहाँ पे n यूनिट्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, PH CH2 CH2 होल n मतलब पॉलीइथीन बन गया। तो ये आपके पास में क्या था कि एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहां जहां पर आपका फ्री रेडिकल बनेगा और स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वहां वहां पर आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकती है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, राइट, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो हमारा क्या है, फ्री रेडिकल है। आगे बढ़ते हैं, केटाइनिक मैकेनिज्म। अब देखिए केटाइनिक मैकेनिज्म में यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि केटायन है और यहाँ पे मुझे केटायन का फॉर्मेशन होगा मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा वो इस टाइप का पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है BF3 लुइस एसिड और H2O। यहाँ पे जब भी हमें पता है कि BF3 एक लुइस एसिड की तरह काम करेगा तो इसके वैकेंट P में ऑक्सीजन के लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ये बनता है आपके पास में। अब इधर से मेरे पास में ये H प्लस निकला, H प्लस निकला तो यहाँ पे BF3OH जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BF3OH आया, H प्लस के फॉर्म में निकल गया। अब इस H प्लस का आगे रोल प्ले होगा। जैसे मेरे पास में यहाँ पे मैंने लिया है आइसोब्यूटाइलिन, इस आइसोब्यूटाइलिन में क्या होगा कि इस H प्लस का अटैक होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस H प्लस का अटैक मैं कहाँ कराऊं, इस वाले कार्बन पे कराऊं या इस वाले कार्बन पे कराऊं। तो यहाँ पे मुझे पहले ही पता चलता है कि केटाइनिक मतलब केटाइन का फॉर्मेशन करना है, इट मीन्स मुझे स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। अगर मैं यहाँ पे इस पे H प्लस का अटैक करवा देती हूँ तो बट ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे इधर घुमानी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी तो H माइनस आएगा, सॉरी इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा तो ये H प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो आपका 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इसलिए हम इस CH2 पर H प्लस का अटैक करवा देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनता है। अब इस 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन की रिएक्शन अगेन हम आइसोब्यूटाइलिन के साथ में करवाते हैं। तो फिर यहाँ पे ये फिर अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ घूमेगी, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बोकेटाइन का अटैक यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या बनता है, CH3 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 CH2, अगेन यहाँ पे आपको 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन मिला।
जब यहाँ पे 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बना तो 1 मोर यूनिट, अब ऐसे ही आपको 1 मोर यूनिट की बजाय n यूनिट्स ऑफ आइसोब्यूटाइलिन ले लेनी है। n यूनिट आपने लिया तो अगेन यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन ने इधर रिएक्शन कर लिया, अटैक किया, तो आपको यहाँ पे मिलता है CH2, यहाँ पे वैलेंसी फ्री क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स इधर जुड़ सकती है, तो CH2C CH3 होल n, मतलब यहाँ पे बन गया आपको पॉली आइसोब्यूटाइलिन, राइट। अब देखिए कि यहाँ पे आपके पास में H+ के साथ में रिएक्शन करके कौन कौन से कंपाउंड पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक तो अपना एग्जांपल अभी अपन ने आइसोब्यूटाइलिन का लिया, इसकी रिएक्शन आपने H+ से किया तो ये पॉली आइसोब्यूटाइलिन बना देता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं स्टायरिन की, तो स्टायरिन पे अगर हम देखें तो PH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टायरिन है, ये इधर जाता है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और ये जो कार्बोकेटाइन होगा आपके पास में बेंजाइलिक एज वेल एज यहाँ पे CH3 है ना, तो प्लस H की वजह से भी इसे स्टेबिलिटी मिलेगी। दैट्स वाई काफी अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की वजह से स्टायरिन भी यहाँ पे क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पे क्या बना रहेगा आपका पॉलीस्टायरिन का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं कि एक्राइलोनाइट्राइल की है ना, तो एक्राइलोनाइट्राइल से अगर मुझे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनाना है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बनाने के लिए अगर मैं इस मेथड का यूज करती हूँ कैटाइनिक मैकेनिज्म का, तो आप यहाँ पे देखें कि क्या लगा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, जो कि ये क्या है आपका -I, राइट, और यहाँ पे ये -R क्योंकि कॉन्जुगेशन में है, तो इधर मेरे पास में ये स्ट्रॉन्ग -I और -R की तरह काम करेगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को ये क्या कर देता है, कम कर देता है, इसलिए ये H+ के साथ में पॉलीमराइजेशन में नहीं जाएगा और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब बात आती है कि नहीं मुझे एक्राइलोनाइट्राइल से पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनाना ही है, मुझे कैसे भी करके बनाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एनाइनिक मैकेनिज्म या एनाइनिक पॉलीमराइजेशन का यूज करना पड़ेगा, उसको अपन डिस्कस करते हैं अभी, है ना। फिर दूसरा और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूं कि मुझे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3, इसका पॉलीमराइजेशन करना है H+ के फॉर्म में, मतलब कैटाइनिक मैकेनिज्म के थ्रू, तो यहाँ पे भी मेरे पास में ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी की कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, इसलिए यहाँ पे भी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े, तो मैंने कहा कि मुझे तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनाना ही होगा, तो उसके लिए मैं थर्ड मेथड मतलब एनाइनिक पॉलीमराइजेशन की ओर बढ़ती हूँ। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस लाइक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RLI या ब्यूटाइल लिथियम मुझे लेना होगा, दोनों में से कोई एक हम यहाँ पे ले सकते हैं, और इसकी रिएक्शन जब मैं इससे करवाती हूँ एक्राइलोनाइट्राइल के साथ में, तो यहाँ पे ये क्या होगा, इधर ये जाएगा, इधर यहाँ से जाने की वजह से जैसे डेंसिटी यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलता है, और इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को ये बढ़ाता है, पहली बात तो है ना, तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अब जैसे ही इधर ये आता है, अब यहाँ पे मेरे पास में Bu पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हम मेरे पास में क्या आ जाएगा, R पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो भाई साहब जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा तो ये Bu क्या करेगा, इस पे अटैक मार जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बनेगा, Bu CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस CH की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ा रहा है, आपका CH माइनस की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ा रहा है, आपका साइनाइड बढ़ा रहा है। अब N यूनिट ऑफ मैं यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल की ले लेती हूँ, अब इस एक्राइलोनाइट्राइल का एक और नाम क्या हो सकता है, विनाइल साइनाइड, है ना, आपको याद होना चाहिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, विनाइल कंपाउंड बोलते हैं। तो जब N यूनिट ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल की हम लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको N लगाना है, ठीक है। इस पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को शॉर्ट में हम PN बोलते हैं, या इसका एक और नाम है अरलॉन। ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं, तो जहां जहां पर आपको सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है उस प्लेस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का यूज करते हैं। एंड सेकेंड चीज ये याद रखने वाली है कि ये क्या है, एक रिप्लेसमेंट है वुल का, रिप्लेसमेंट ऑफ वुल, आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ वुल है, कौन, पान। अब नेक्स्ट है हमारे पास में, क्या मैं एनाइनिक मेथड के थ्रू स्टाइरिन को भी पॉलीमराइज कर सकती हूँ क्या, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं स्टाइरिन की बात करती हूँ तो स्टाइरिन क्या होता है, PH CH डबल बॉन्ड CH2, राइट,
तो जब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो ये बेंजाइलिक एनायन होता है, और बेंजाइलिक एनायन भी काफी स्टेबल होता है, इसलिए स्टायरीन आपका पॉलीमराइजेस हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर मैं फ्री रेडिकल भी बना देती हूँ तो वो बनने वाला फ्री रेडिकल भी काफी स्टेबल होगा। तो जैसे मैंने बताया कि फ्री रेडिकल वाली मैकेनिज्म में कि फ्री रेडिकल बनता है तो स्टेबल फ्री रेडिकल बनना चाहिए, तो स्टायरीन में स्टेबल फ्री रेडिकल भी बनता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन भी बनता है और स्टेबल एनाइन भी बनता है। दैट्स व्हाई स्टायरीन पॉलीमराइज बाय अबव 3 मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल, कैटाइनिक एंड एनाइनिक मैकेनिज्म। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन पॉलीमर में, और उसमें भी किसका, पॉलीइथीन के रिस्पेक्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। देखो जब हमने इथीन की रिएक्शन करवाई थी तो यहाँ पे मेरे पास में पॉलीइथीन बना था। अब ये जो पॉलीइथीन बना था, ये पॉलीइथीन आपका हाई डेंसिटी वाला भी हो सकता है और लो डेंसिटी वाला भी हो सकता है। तो कब ये लो डेंसिटी का बनेगा एंड कब ये हाई डेंसिटी का बनेगा, और लो डेंसिटी वाले पॉलीथीन का क्या यूज होता है, हाई डेंसिटी वाले पॉलीथीन का क्या यूज होता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यूजेस ऑफ पॉलीथीन काफी आते हैं एग्जाम में। और इसको आप एक बार एनसीईआरटी से भी रीड करिएगा। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन अगर मुझे बनाना है तो मुझे इथिन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे कराना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे जो प्रेशर लेना है वो 1000 से 2000 एटीएम एंड आपका जो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन के अराउंड लेना होगा। तो ये जो आपका पॉलीथीन बना है, ये पॉलीथीन आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। ये लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होते हैं वो जनरली आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और इंसुलेटर होने की वजह से ही जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर्स होते हैं उन को बनाने में इसका यूज किया जाता है। एंड आपके रेन कोट्स एंड पॉलीथीन बैग्स वगैरह बनाने में लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज किया जाता है। बनता कैसे है, देखिए कि यहाँ पे जो मेरे पास में एच था तो कोई आर फ्री रेडिकल इस एच को लेके गया है ना, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा, कार्बन पे एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन पे एक फ्री रेडिकल बना। अब जब यहाँ पे एक और यूनिट आई, मतलब एन सॉरी आपका एन यूनिट ऑफ एल्किन का आया है, तो क्या होता है कि यहाँ पे इस वाले फ्री रेडिकल पर एक ब्रांच बनी, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको जोड़ा है एक ब्रांच के फॉर्म में, राइट। तो बहुत बार जब मल्टीपल टाइम ये रिएक्शंस आपकी होती है तो बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ पे इस तरह से बनने लग जाती है, और इस टाइप का जो पॉलीमर होता है वो आपका ब्रांच पॉलीमर होता है, और इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो इसका आपका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये आपकी लो डेंसिटी पॉलीमर बनती है, राइट। अब अगर मुझे लो डेंसिटी पॉलीमर लेकिन बन गई, अब मुझे लो डेंसिटी पॉलीमर नहीं बनाना है, क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीमर का जो यूज है वो क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ तो आपकी जो पॉलीथीन वगैरह होती है वो मेल्ट होने लगती है, राइट। तो मुझे लो डेंसिटी पॉलीमर की अगर स्ट्रेंथ को बढ़ानी है तो मुझे इन ब्रांचेस को हटाना होगा, और इस ब्रांचेस को हटाने के लिए सबसे पहले इस पे एक साइंटिस्ट ने काम किया था, जिगलर नाटा साइंटिस्ट, ठीक है ना। एंड इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो जिगलर नाटा जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना कैटलिस्ट दिया था, उस कैटलिस्ट का अगर हम यूज करते हैं तो ये ब्रांचेस हट जाती है, और ब्रांचेस हट जाती है तो हमारे पास में जो पॉलीथीन बनती है वो आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनती है, और वो टफ वाली प्लास्टिक होती है, आपकी पॉलीथीन होती है, जैसे कि आपके क्या बोल सकते हैं उसको, बकेट्स हो गया, बॉटल्स हो गई, इस टाइप की जो चीजें बनाने में यूज होती है वो आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन वाले पॉलीमर का यूज किया जाता है, राइट। तो अब सेकेंड हमारा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। टू ओवरकम द ब्रांचिंग इन पॉलीमर वी यूज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब जिगलर नाटा कैटलिस्ट यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार और लिख देती हूँ कि मुझे NCH2 डबल बॉन्ड CH2 ये मैंने लिया, इसके रिएक्शन मुझे ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड आपके पास में TiCl4, इसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इसके साथ में करवाते हैं। और जो सॉल्वेंट है वो मुझे हाइड्रोकार्बन लेना है, क्या लेना है, सॉल्वेंट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो आपकी पॉलीथीन बनेगी वो पॉलीथीन आपकी बनेगी हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन, मतलब फॉर्मूला तो वही होगा लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा हाई डेंसिटी
पॉलीथीन ये बनता है। ब्रांचिंग नहीं है यहाँ पे। टफ प्लास्टिक यहाँ पे बनती है यूज टू मेड ऑफ यूज टू मेक ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बॉटल, मग्स, बकेट, टॉयज etc। इतना समझ में आया। अब आगे हम बात करते हैं एडिशन पॉलीमर के ही क्लासिफिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स। आपके जो मोनोमर्स यूनिट है वो एक ही टाइप की है या अलग अलग टाइप की है, उस बेसिस पे हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला होगा जिसमें आपके पास में एक ही टाइप की यूनिट होती है उन्हें हम बोलते हैं होमोपॉलीमर, और जिसमें आपके पास में अलग अलग टाइप की यूनिट्स यूज की जाती है उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं होमोपॉलीमर्स, राइट। तो होमोपॉलीमर्स मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स यहाँ पे यूज की जाएगी। जैसे कि अभी अपन ने बहुत सारे एग्जांपल लिए, इथिन लिया, इथिन से अपन ने पॉलीथीन बनाया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इथिन की यूनिट का यूज किया गया। फिर हमने यहाँ पे प्रोपीन का यूज किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी पॉलीप्रोपाइलिन बन जाएगी, एन यहाँ पे आएगा। उसके बाद में अगर मैंने विनाइल क्लोराइड लिया, अब यहाँ पे आपके पास में विनाइल क्लोराइड का बहुत मेजर रोल है क्योंकि ये काफी यूज होता है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। विनाइल क्लोराइड की जब एन यूनिट लेंगे तो हमारा क्या बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इसका जो आपका शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है पीवीसी। तो पीवीसी याद रखना ज्यादा जरूरी है आपको। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, वाटर पाइप्स वगैरह में। जैसे कि अपन देखते हैं इरिगेशन वगैरह करते हैं खेतों में, तो वो जो पाइप्स बनती है उसपे पीवीसी लिखा रहता है, उसका मतलब क्या आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स, राइट। उसके बाद में है आपके पास में स्टायरिन, स्टायरिन की जो यूनिट है वो भी क्या हो जाएगी आपकी पॉलीस्टायरिन। तो ये सब हमारे पास में होमोपॉलीमर के एग्जांपल्स आए। नेक्स्ट अब अगर मैं बात करूं कि इन चारों की, तो ये चारों जो आपके थे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, स्टायरिन, ये आपके प्लास्टिक है। अब दूसरे अगर देखें हम यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिया था आइसोब्यूटाइलिन, और आइसोब्यूटाइलिन से मैंने पॉली आइसोब्यूटाइलिन बनाया था, राइट। और दूसरा आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, तो ये भी तो आपका क्या है प्लास्टिक का ही एक एग्जांपल होगा, ये भी क्या है आपका प्लास्टिक ही होगा। एंड फिफ्थ नंबर पे सिक्स नंबर पे हम ले रहे हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, CF2 इसे हमने क्या बोला टेट्राफ्लोरोइथाइलिन की। जब एन यूनिट हम यहाँ पे लेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा टेफ्लॉन मिलेगा। ये जो पॉलीमर है इसका नाम क्या होगा टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन का आपने बहुत जगह नाम सुना होगा, जैसे कि टू व्हीलर्स वगैरह या गाड़ियों की जब हम सर्विसिंग करवाने जाते हैं तो बोलता है टेफ्लॉन कोटिंग कर दूं क्या, तो वो क्या है आपका टेट्रोफ्लोरोइथाइलिन ही है। एंड दूसरा कि आपके किचन्स में जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें भी टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन की एक कोटिंग होती है, तो ये आपका क्या है टेफ्लॉन है। दूसरा है हमारे पास में एक्राइलोनाइट्राइल, जिससे हमने क्या बनाया था सिंथेटिक फाइबर है। ये मतलब आपका प्लास्टिक नहीं है, ये आपका एक सिंथेटिक फाइबर है। आपके पास में फाइबर के बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, नेचुरल और ये क्या होती है, रबर्स क्या होती हैं, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन मोटो था वो क्या था होमोपॉलीमर्स के ऊपर था। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट आपको फर्स्ट पार्ट क्लासिफिकेशन हो गया होमोपॉलीमर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोपॉलीमर को डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स आप बनाएं अच्छे से, और अगर कुछ आपको डाउट आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।